भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अपनी ही सरकार के सहयोगियों से लेकर चाहे पुराने दोस्त हों या विपक्ष के नेता, हर कोई भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। अब तो अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्री, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, मतलब एकेडमिक फील्ड से जुड़े लोग अपने देश के राष्ट्रपति यानी ट्रंप को लताड़ लगा रहे हैं। आइए आपको अमेरिका में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की फील्ड से जुड़े कुछ दिग्गजों के दिए गए बयान सुनाते हैं या बताते हैं, जिन्हें सुनकर आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ किस तरह आत्मघाती कदम उठा लिया है। बयान नंबर 1, कहा गया, जब ट्रंप ने भारत पर इतने बड़े टैरिफ लगाए उस पल ऐसा लगा कि दुनिया बदल चुकी है। यह ऐसा क्षण है जिस पर आने वाले सालों में इतिहासकार लिखेंगे। अमेरिका भारत को यह नहीं बता सकता कि वो किससे खरीदे या किसे बेचे। यह अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है और जैसे ही यह हुआ ऐसा लगा दुनिया बदल चुकी है। बयान नंबर 2, अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपनी कमजोरी को उजागर कर रहा है। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वो दशकों से रूस के साथ मजबूत रिश्ते रखते आया है। ऐसे में टैरिफ लगाकर उसे डराने की कोशिश करना न सिर्फ नाकाम होगी बल्कि इसका उल्टा असर अमेरिका पर ही होगा। बयान नंबर 3, अगर अमेरिका भारत को अपने बाजार से बाहर करेगा तो भारत ब्रिक्स समूह की ओर और तेजी से झुकेगा और यह कदम आखिरकार पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन जाएगा। बयान नंबर 4, जैसे रूस ने यूरोप से कटने के बाद अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी एशिया और अफ्रीका को बेचनी शुरू कर दी, वैसे ही भारत भी अमेरिका को छोड़कर ब्रिक्स देशों की तरफ रुख करेगा। अमेरिका के ऐसे कदम ब्रिक्स को और मजबूत कर रहे हैं। आप जितना भारत और रूस को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो एक दूसरे और ब्रिक्स के करीब आते जाएंगे। यह सिलसिला पश्चिम की कमजोरियों को उजागर करता है। यह वही दौर है जब अमेरिका खुद को दुनिया का टफ गाय यानी एक सख्त देश दिखाने की कोशिश में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरी तरफ भारत और ब्रिक्स जैसी ताकतें और मजबूत हो रही हैं। तो ये कुछ बयान थे। तो क्या वाकई में भारत के हाथ में ब्रिक्स का रिमोट कंट्रोल है? भारत कैसे अमेरिका को सबक सिखाकर मजबूत बन सकता है? क्या भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का समर्थन अब चीन भी करेगा? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि अब अमेरिका में इस तरह की आवाजें लगातार उठ रही हैं। अमेरिका में जब आवाजें उठ रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और फिर चीन के दौरे से ब्रिक्स की नींव किस तरह से मजबूत की जा रही है, आइए आज पावर प्ले में इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे navbharattimes.com के अपने सहयोगी दिनेश मिश्र जी से। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और दिनेश मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश जी, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी अमेरिका के ही ये कहने लगे हैं कि ट्रंप ने जो किया वो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं ये? इनकी बात में कितना वजन है और क्या कुछ कहा इन्होंने? जैसे जेफरी सैक्स हैं और वुल्फ साहब हैं, ये लोग बड़े जाने माने नाम है अमेरिका के आर्थिक उसमें सिनेरियो में। तो अक्सर ये लोग राय देते हैं जैसे कि कौन सा देश की अर्थव्यवस्था, इवन ये प्रेडिक्ट भी करते हैं, बताते रहते हैं कि कौन सा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी हैसियत क्या है और उसका विश्व में आगे चल के दबदबा क्या होगा। तो ऐसे अर्थशास्त्री जिन पर जो है डाउ जोन्स से लेकर के और इंडिया के जो सेंसेक्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं और रहते हैं जी। तो निफ्टी और जितने भी इस तरह के हैं वो पूरी दुनिया की निगाहें इन अर्थशास्त्रियों पे रहती है। तो अगर उन्होंने ऐसी कोई बात बोली है तो यूं ही नहीं बोली है। मैंने अपनी भूमिका में ये तमाम बयान बताए जो उन्होंने आशंकाएं जताई या जो भारत को लेकर उनको संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। वाकई में क्या भारत अमेरिका का साथ पूरी तरह से छोड़ देगा? भारत को पता चल गया है कि अमेरिका की नीयत और नीति क्या है? भारत अमेरिका का बाजार पूरी तरह से क्या खाली कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि भारत पूरी तरह से शिफ्ट जरूर होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि ट्रम्प तो हमेशा रहने वाले नहीं है। जाहिर सी बात है, ट्रम्प के मतलब आप समझिए कि 3 साल का कार्यकाल इस साल के बाद से और बचा रहेगा, इसके बाद नया कोई आएगा। तो अमेरिका के हित में ये कतई नहीं है कि वो भारत जैसा बड़ा बाजार खो दे।
तो इस तरह की बातें अगर ट्रम्प कर रहे हैं तो ट्रम्प एक तरह से मनमानापन कर रहे हैं, एक तरह का अड़ियल रूप दिखा रहे हैं, या उनके हो सकता है व्यक्तिगत हित भी उस पर हावी हो रहा है। ये भी कहा गया कि भारत, ये ट्रम्प के इन कदमों ने चीन और भारत को दूर जाने के बजाय और करीब ला दिया है, बल्कि इसमें चाइना को भी साथ खड़ा कर दिया है। सॉरी जी जी, इसमें ये बात सही है, जैसे कि इन्होंने भी सैक्स साहब ने भी बोला है, और जेफरी सैक्स हैं, उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं से ट्रम्प ने एक मदद की है रूस, चीन और भारत को करीब लाने की। अच्छा। जी, तो और क्षेत्र, उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही कि RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी डेवलप हो सकती क्या है। मतलब हुआ इसका RCEP का? आरसी जैसे क्षेत्रीय व्यापार समूह, जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ जो आपस के आसपास के जो देश हैं वो अपना एक गुट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो, अब इसे आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे भारत में स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह क्या है कि गांव के लेवल पे 10 लोग, 10 महिलाएं मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं, फिर वो कारोबार करती हैं, अपने लेवल पे कोई चीज़ बनाती हैं, उसको बाजार में बेचती हैं, तो पूरा होल्ड उन्हीं का रहता है। उसकी बिक्री से लेके कितने में बिकेगा, कितना फायदा लेंगे, क्या उसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है, वो एम्पावरमेंट का काम है। सेम उसी तर्ज पे ये RCEP भी है कि वो डॉलर तय नहीं करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा, रसिया तय नहीं करेगा, चीन नहीं तय करेगा, इंडिया नहीं तय करेगा, वो ये जो समूह है वो मिल करके ही उस इकोनॉमी को, जो चीज वो बनाएंगे या जो बेचेंगे या जो दुनिया के सामने रखेंगे, उस पे उनका मतलब आम सहमति से वो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज RCEP है। तो उन्होंने इसकी वकालत की है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे रूस है, भारत है, चीन है, तो अब ये बात चल रही है ब्रिक्स की, ब्रिक्स में ये देश हैं, और उसके बाद जैसे ब्रिक्स एक बड़ा व्यापारिक कारोबारी समूह है। इसके अलावा RIC है जो सुरक्षा के मानकों पर है, सुरक्षा को मतलब एक तरह से मूल मकसद है कि जो उस रीजन में क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको सुरक्षित करता है आतंकवाद या और दूसरे मुद्दों को लेकर के। तो ऐसे में उन्होंने ये बोला कि अगर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं तो जो अमेरिका है, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो टूट सकता है। नहीं तो इसकी चाबी भारत के पास कैसे रहेगी, इसका रिमोट कंट्रोल भारत के पास कैसे रहेगा? भाई इसमें तो रूस भी है, चाइना भी है, और दोनों भारत से कमतर नहीं है। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि रूस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रूस एंटी अमेरिका है, और अमेरिका और यूरोपीय देश, नाटो देश जितने भी हैं सब लगभग एक अमेरिका के ही आगे पीछे जो तय करता है उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक, तो अमेरिका और यूरोप की तो बात अलग हो गई। अब रही बात एशिया में, एशिया में 3 ताकतें हैं, जैसे 2 ताकतें हैं, आप समझिए कि भारत और चीन, जापान भी है, जापान में आर्थिक ताकत है ना? तो अभी जापान को भी जैसे इंडिया करीब है, और रूस के भी करीब है, ठीक है। चीन जापान में थोड़ी सी दुश्मनी है, वो सदियों पुरानी चली आ रही, अभी भी है, तो थोड़ी थोड़ी है। अब जैसे अगर ये ताकतें अगर उन दुश्मनी को, जैसे भारत अपनी दुश्मनी को भुला करके, सीमा विवाद को भुला करके और आगे बढ़ रहा है कि हम एक कारोबारी संबंध के लिहाज से अगर हम आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों को किनारे के दरकिनार करके, उनका ये कहना है कि भाई ये चीज़ें सीमा विवाद है, हम इसको सुलझाते रहेंगे, लेकिन पहले हम अपना जो प्रॉस्परस जो कारोबारी वो हित है उनको साध लिया जाए। तो वो इसका बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के बाजार को तोड़ना, इसीलिए, और भारत इतना बड़ा बाजार है, इसीलिए रूस भी चाह रहा है, इसीलिए चीन भी चाह रहा है, इसीलिए अमेरिका भी परेशान है। अब ये बताइए कि जो एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि भारत ऐसी स्थिति भी ला सकता है कि चीन सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए समर्थन करे। चीन एक ऐसा एकमात्र देश उन 5 स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से जिसने भारत के खिलाफ हमेशा वीटो किया है, जो कभी भी भारत का सदस्य बनना नहीं चाहता, और ये एक फैक्ट है कि भारत की ही वजह से चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली थी। क्या ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि चीन भारत के लिए आवाज रखे यूनाइटेड नेशन में कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? देखिए, जिस दिन ऐसा हो जाएगा
तो ये बड़ी कमाल की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। यह है कि उसके करीब जाते दिख रहे हैं। जैसे अगर एक कोई ठोस मंच बनेगा और इस तरह के संबंध विकसित होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी चर्चा किसके इर्द गिर्द है, भारत रूस चीन संबंध पे चल रही है, ब्रिक्स और RIC के बीच चल रही है। उसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है। आपने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, न उसकी चर्चा करने की किसी की जरूरत पड़ रही। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र में भारत है, ठीक है। तो वहां पे चीन को अगर जिस दिन ये लग जाएगा कि अगर अमेरिका को दूर रखना है इस पूरे रीजन से, प्रशांत महासागर से और पूरे रीजन से, और भारत के बाजार को और रूस के बाजार को, जापान, ये सब मिला करके अगर हम एक इकोनॉमी डेवलप कर लिया हमने, अगर इन सब चीज़ों के बारे में जिस दिन चीन ने ये सोच लिया, समझ लिया, तो जाहिर सी बात वो सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करेगा। अब ये कैसे होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत तो SCO की बैठक से होने जा रही है। SCO की बैठक से शुरुआत होने जा रही है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा भी कि SCO की इस समिट से ब्रिक्स की नींव को मजबूती देने के लिए और खाद पानी देने के लिए भी क्या काम किया जा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव बात आई है कि ब्रिक्स का ये कहें कि अगुवाई भारत साल 2026 तक कर सकता है। मतलब इसका क्या हुआ, और ब्रिक्स की वजह से डॉलर को बीट किया जा सकता है, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, ब्रिक्स में जैसे अभी क्या है कि दुनिया के 40 देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन, मतलब अपना एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रपोजल दिया है कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सबको अपने हित साधते हुए दुनिया के लिए अपना बाजार खोलना, दुनिया के बाजार को के साथ कदम से कदम मिला चलने की बात है। कोई भी देश है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे दक्षिण अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, अगर जब तक हम पूरी दुनिया के लिए अपना बाजार नहीं खोलेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। ये सही बात है। लेकिन इस दुनिया के बाजार को आगे कौन ले जा रहा है? अभी डॉलर ले जा रहा है, अमेरिका का डॉलर ले जा रहा है। तो अमेरिका का कहीं ना कहीं एक होल्ड है पूरी दुनिया के बाजार पे। भले ओपन टू ऑल हुआ है ट्रेड, लेकिन वो क्या है, FTA जो भी है वो सब अमेरिका के अगुवाई में हुआ है। चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे विश्व व्यापार संगठन है, चाहे जो भी है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी हितों को ये लोग पुष्ट करते हैं सारे संगठन। वहाँ अमेरिकी हित कहीं नुकसान उनको नहीं पहुँचता है। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की अवधारणा ही इसके विपरीत है। ब्रिक्स अपनी अपनी मुद्राओं में कारोबार करने की एक गुंजाइश रखता है। अभी इस पे बात भी चल रही है, एक कॉमन मुद्रा की भी बात चल रही है। तो अगर हम ऐसे किसी उस पे प्रपोजल पे पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर का वर्चस्व टूटेगा। ट्रम्प के खिलाफ उनकी अपनी ही सरकार के कई लोगों की तरफ से बात आई। ट्रम्प के जो पूर्व सहयोगी रह चुके हैं उन्होंने भी कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब ये इकोनॉमिस्ट भी लगातार सामने आ चुके हैं, लेकिन ट्रम्प जैसा अभी तक समझ में आया है वो किसी की बात न मानेंगे ना सुनने वाले हैं, वो अपनी मनमानी ही करते रहेंगे। बिल्कुल, ट्रम्प को दूसरा मौका मिला तो वो दूसरा और आखिरी मौका मिला है कह लीजिए। तो उनको ये लग रहा होगा कि हम इसी के बहाने कुछ ना कुछ अलग करके जाएंगे, और शायद नोबेल के लिए भी जो परेशान है। नहीं, अब तो खैर लग रहा है वो बात पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन तो वो बार बार उलझ ही गए। आप देखिए, बार बार ये मुद्दा वो कहते ही रहते हैं कि हमने यहाँ का युद्ध, यूक्रेन रूस के युद्ध खत्म कराने में बड़ी भूमिका है, फिर यहाँ वो भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवाने में बड़ी भूमिका है। लेकिन ये वो को भी कहीं ना कहीं अंदर से ये डरे हुए हैं कि डॉलर का वर्चस्व या अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है। आपको बता दें कि 2023 से पहले पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम का कारोबार था वो अमेरिकी डॉलर में किया जाता था 100%। लेकिन 2023 से ये तस्वीर बदली है। 23 के बाद से यह तस्वीर ऐसी बदल गई कि तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% गैर अमेरिकी मुद्रा में किया गया, डॉलर के बगैर किया गया। आप सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है, 20%। तो ये एक बदलाव का संकेत है, और ये शायद इसीलिए अमेरिका परेशान भी है।
तो अमेरिका ने जो टैरिफ भारत को दिया है, क्या वो भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है? क्या भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी भूमिका बना सकता है जिससे वो साल 2047 के जो विकसित भारत का सपना देख रहा है उसमें और तेज़ी के साथ अग्रसर हो सके, अमेरिका की निर्भरता को कम कर सके? रूस, चीन और तमाम वो देश जो अमेरिका की तानाशाही से परेशान है, एक मंच पर लाकर खड़ा करने की कोशिश में भारत कितना आगे जा सकता है, ये अभी सारी चीज़ें पॉजिटिव भारत के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। हाँ, अगर कोई इलाज किसी चीज़ का करना होता है तो उसकी दवाई कड़वी होती है, यानी कि अगर ट्रम्प का टैरिफ लगा है तो हमें उस टैरिफ का इलाज ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बिल्कुल अपनी दूसरे पुटी दुश्वारियां और परेशानियां मुश्किलें का आएंगी। सामना और जी मुश्किलों जी का सामना करना पड़ जी। सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जापान दौरा और चीन का दौरा, उसके बाद ब्रिक्स का सम्मेलन कुछ कई सारे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलाव लेकर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े और दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। करना चाहेंगे। नमस्कार।